हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने भारतीय राज्य व्यवस्था डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 8 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी 8 पार्ट को न केवल कवर किया होगा बल्कि ये भी समझा होगा कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आने वाले यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, उनके प्रति हमें कैसी अपनी समझ बनानी चाहिए और प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हम अपने इस पार्ट 9 के अंतर्गत अपनी प्रीवियस या कहें आपके प्रीवियस 8 क्लास में बताई गई बातों को रिकॉल कराएंगे या एक तरीके से हम आपको ऐसे क्विज कवर कराएंगे जो न केवल आपको दिखने में बहुत आसान लगते हैं, या आप कह सकते हो कि जैसे हम यूपीएससी प्रीलिम्स का जब पेपर देकर आते हैं और देकर आने के बाद हम ये कह देते हैं कि इन प्रश्नों में तो गलती हो ही नहीं सकती और वहाँ गलती हो जाती है। तो आज के प्रश्न बड़े ही मज़ेदार हैं और आप खुद सोचकर दंग रह जाओगे कि प्रश्नों की भाषा शैली में थोड़ा सा भी अंतर कर देने पर प्रश्न की लाइन कैसे गलत हो जाती है और कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे और इसमें बताई गई उन मिस्टेक्स को आप ध्यान में रखेंगे ताकि आने वाले आगामी एग्जामों में आपसे गलती ना हो पाए। तो बिना देरी के अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी बच्चे का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है काफ़ी सिंपल प्रश्न है। ऑलरेडी हमने आपको पीछे की क्लासेस में पढ़ा रखा है, बट उन्हीं चीज़ों को मर्ज करके हमने एक बड़ा प्रश्न बना दिया है। तो ध्यान से आप पढ़िए और कोशिश करिए खुद से इस प्रश्न का उत्तर निकालने की। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने कहा ठीक है। नंबर 1 बात कह रहा है कि भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। आपको ही पता है कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी रिफॉर्म्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जितने आर्टिकल्स हैं उन सब को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। ये तो आप पढ़ते हो। क्यों हमने लिया ये हमने आपको लक्ष्मीकांत की या कहें पॉलिटी की जीएस की क्लास में आपको बता रखा है, क्योंकि ऑलरेडी हम इन नियमों के इतने हैबिचुअल हो चुके थे, इतने आदती हो चुके थे, या कह सकते हो कि हमारे जीवन में इतने घुल मिल गए थे कि हमको लगा था कि चलो यार इन्हीं को रख लेते हैं। ठीक है, जैसे आईपीसी वगैरह सीआरपीसी वगैरह, वो बात अलग है कि अब भारत सरकार ने बदल दिया है। ठीक है, तो हमने इसलिए 1935 से प्रशासन से संबंधित बातों को लिया। क्लियर हो गई बातें। तो पहली बात क्या हो गई, सही। तो पहली बात सही, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात देखो क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देखो, प्रशासन हो, राजनीति हो, दार्शनिक हो, ये आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब इनका आपको अर्थ पता हो। राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब होता है कि पार्टी कैसे बनेगी, दलीय व्यवस्था कैसी होगी, मंत्रिमंडल कैसा होगा, कैबिनेट कैसी होगी, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा। इन सारी व्यवस्थाओं को हमने कहाँ से लिया, इसका कहने का सेंस ये है। ठीक, तो आपको जहाँ भी राजनीतिक बात आए, राजनीतिक शब्दावली आए, तो इसका अर्थ आप ऐसे ही एक्सप्लेन करना कि दल से संबंधित व्यवस्था, नेता से संबंधित व्यवस्था, सदन से संबंधित व्यवस्था, लोकसभा स्पीकर से संबंधित व्यवस्था, विपक्ष के नेता से संबंधित व्यवस्थाएं, ये सब की सब हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। क्लियर हो गई बात है। तो दूसरी लाइन भी सही, तो पहला दूसरा सही, तो ये वाला भी हमारा कट गया। अब हमें क्या करना है, तीसरा चेक करना है। ठीक है, तो तीसरे को देखो क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित दार्शनिक भाग, भारतीय संविधान के निर्देशक तत्वों से संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ध्यान देना, आयरलैंड और अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। आप में से अधिकांश बच्चों को लगेगा सर ये लाइन तो हमने पढ़ी थी और ये लाइन सही है। ठीक है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आयरलैंड संविधान और अमेरिका के संविधान का तो जिक्र किया गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का ही जिक्र है। यहाँ पर इन्होंने मूल अधिकार की तो बात ही नहीं की है। समझ गए मेरी बात? यहाँ पर इन्होंने मूल अधिकार की बात ही नहीं की है।
या तो इनको क्या करना चाहिए था, केवल ये बताना चाहिए कि भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग आयरिश संविधान से लिया गया है, तब ये विकल्प सही हो जाता। क्योंकि दार्शनिक का मतलब क्या है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत में भी क्या है, गांधीवादी अप्रोच है, उदारवादी अप्रोच है और समाजवादी अप्रोच है। ठीक है, तो ये अगर बात दी जाती तो हम कहते बात सही है। इन्होंने केवल नीति निर्देशक सिद्धांत देके और इसको दिखा दिया कि ये अमेरिका से भी प्रेरित है और आयरलैंड से। समझ रहे हो मैं क्यों आपको पहले की क्लास में बोला था कि आपको लाइन तो दी जाएगी, अभी शुरुआत में क्लास शुरू होने से पहले यही तो बोला था, आपको दिखने में तो लगेगा कि आपने ये लाइन पढ़ी है और आपको आती भी है, लेकिन शब्दावलियों से खेल कर देगा। इसने लिख दिया आयरलैंड और अमेरिका, मतलब ये इस लाइन में कहना चाहता है कि डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से भी लिया गया है और अमेरिका से भी लिया गया है। आपको पता है कि डीपीएसपी केवल आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारी लाइन गलत हो जाएगी। तो ये लाइन गलत होगी तो केवल 1-2 हमारा सही और ये ऑप्शन कट जाएगा। प्रश्न दिखने में सरल था, आसान था, लेकिन लाइन में गलती होने के कारण ये प्रश्न गलत हो गया। क्लियर हो गई बातें? तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने आगे के आने वाले पेपर्स में, क्योंकि आपको दिखने में तो लगेगा कि हाँ सब कुछ सरल है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो डीपीएसपी केवल आयरिश संविधान से लिया गया है, बाकी आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न का उत्तर निकालिए अपने मन से। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ में मत जाइए ना, आगे को स्लाइड करिए। अभी आप बताइए आप में से कितनों को पता है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप में से अधिकांश बच्चों ने इसका आंसर क्या लगाया होगा, कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि आपने पढ़ा है हमसे। ठीक है, ये गलत है, ये प्रश्न गलत है। यहाँ पे क्यों गलत है उत्तर, क्योंकि प्रश्न की भाषा शैली यहाँ पे चेंज है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एमएन राय यहाँ पे नहीं दिया है। अरे भाई, पूछ क्या रहा है, इस भाषा शैली को तो देखो। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया, मतलब किसने स्वीकृत किया था। क्या क्रिप्स ने किया था, क्या अगस्त प्रस्ताव ने किया था, कैबिनेट ने किया था, साइमन किया। तो आप में से अधिकांश बच्चे कैबिनेट को ही टिक लगाएंगे, तो यही गलती आपको नहीं करनी है। और मैं डिफरेंस बताऊंगा कि इस प्रश्न में और कैबिनेट वाले प्रश्न में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। आपको क्या पता है, आपको पता है संविधान सभा की पहली बार बात किसने की थी, 1934 में एमएन राय या कहें मानवेंद्र नाथ राय ने। ठीक, आपको ये भी पता है कि 1935 में इसको कांग्रेस ने, है ना, कांग्रेस नेशनलिस्ट या आप कह सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस सीपी, कांग्रेस पार्टी ने इसके आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। क्लियर हो गई बातें? तो ये 2 बातें तो आपको पता थी। फिर आपको पता होनी चाहिए कि जब कांग्रेस ने ये बात कर दी थी तो इस बात को सैद्धांतिक रूप से किसने स्वीकार किया था, लिनलिथगो ने। और लिनलिथगो 1940 में भारत का गवर्नर था। ठीक है, ये आप कह सकते हो वायसराय था। ठीक, तो उसने इस चीज को स्वीकार किया और इसी को नाम दिया गया अगस्त प्रस्ताव। क्लियर हो गई बातें? तो अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत दिया गया 1940 में, जो कि लिनलिथगो का टाइम पीरियड था। क्लियर? अब संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था, समझ रहे हो, ये संविधान सभा की स्वीकृत की बात है। संविधान सभा के निर्वाचन और संविधान सभा के गठन की जो बात हुई, वो बात हुई कैबिनेट मिशन में। नहीं समझे अभी मेरी बात? जैसे छोटी सी बात, मान लो आपने आईएएस बनने का क्या देखा, सपना। ठीक है, आपको स्वीकृत किससे मिली, आपके घर वालों से। तो ये अभी क्या है, स्वीकृति है। आप में से हो सकता है कई लोग आगे पीछे अपने आईएएस पीसीएस लिख लेते होंगे, लेकिन अभी क्या है, स्वीकृत मिली है। सैद्धांतिक रूप से घर वालों ने कहा है कि ठीक है आप आईएएस की तैयारी कर लो, लेकिन आप आईएएस बने ये कौन आपको ऑथेंटिकेट करेगा, यूपीएससी। तो यूपीएससी है कैबिनेट और स्वीकृति है आपका घर, मतलब अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अब स्वीकृति तो ये मिली,
मेरी बात अब समझना, मैं आपको आप ही के एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ। स्वीकृति तो आपको मिली माता पिता से, लेकिन आपने तो सबसे पहले सपना देखा होगा ना किसी कलेक्टर को देखकर या किसी कलेक्टराइन को देखकर, है ना। उसके बाद फिर आपने अपने दोस्त से पूछा होगा कि यार सच में आईएएस की तैयारी करनी चाहिए या एनडीए एयरफोर्स की करनी चाहिए, तो उसने कहा नहीं यार। तब आपने इरादा बना लिया कि नहीं यार, अब 12 क्रॉस करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद आईएएस बनेंगे। अभी माता पिता को आपने नहीं बताया, अब आपने बताया तो उन्होंने स्वीकृति दी कि ठीक है बिटिया दिल्ली चली जाओ, या बेटा दिल्ली चले जाओ, है ना, या लखनऊ में रहो, या इलाहाबाद में रहो, प्रयाग में रहो, पटना में रहो, रांची में रहो। हर व्यक्ति ने अपना अपना कह दिया। उसके बाद आप बन गए वो यूपीएससी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आपको लगेगा यार इतना इजी प्रश्न उनसे कैसे गलत हो सकता है, तो ऐसे ही गलत होता है। ठीक, तो ये गलतियां नहीं करके आना है। मैंने इसीलिए बड़े अच्छे से इस प्रश्न को चुना है आपके लिए। ठीक, तो आप इस प्रश्न को देख लीजिए। अगला देखो क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है। कथन और कारण। अब आपने इस प्रश्न को देखा तो आपके मन में 3 से 4 बातें क्लिक हो गई। जल्दी जल्दी अपने मन में क्लिक करो। पहली चीज कि मास्टर ने कहा था कि कथन और कारण वाला प्रश्न होगा तो कथन हमेशा क्वेश्चन होता है, कारण हमेशा उसका आंसर होता है। दूसरी चीज, या तो कथन सही होता है या तो गलत होता है, या तो कारण सही होता है या तो गलत होता है, ये दोनों चेक करने होते हैं। ठीक, तीसरी चीज, यदि कथन गलत हुआ या सही हुआ, ठीक है, तो आंसर सी डी में से आएगा। यदि कारण सही गलत हुआ तो भी सी डी में आएगा। अगली बात, यदि कथन और कारण सही हुआ तो सी और डी ऑप्शन में कभी नहीं होंगे, ए और बी ही होंगे। और सामान्यतः क्या है कि वो व्याख्या को या तो निरूपित करेंगे या तो नहीं करेंगे। क्लियर बातें याद आ गई? हाँ सर याद आ गई। अब देखो इसमें क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आपने देखा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। अब जिनको ये अर्ध, है ना, या क्या कहते हैं पूर्ण संघात्मक या संघात्मक, है ना, ये चीज़ें नहीं पता हैं तो वो हमारी जीएस की क्लास देख लें। लेकिन मोटे तौर पे मैं अभी यहाँ पे हल्का सा बता दूंगा। अर्ध संघात्मक का मतलब ऐसे समझो जैसे आप एक शब्द सुनते हो ना, अर्धनारीश्वर, किसको कहते हैं? भगवान शिव को, शिव और पार्वती के मेल को। ठीक है, आधे शिव होते हैं, आधी माता पार्वती होती हैं। क्लियर? तो मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि उसमें आधे पुरुष के लक्षण हैं और आधे स्त्री के लक्षण हैं। ठीक, तो अर्ध संघात्मक का मतलब क्या हुआ कि आधे इसमें संघात्मक के लक्षण होंगे, आधे एकात्मक के। और ये चीज़ तो आपने पढ़ रखी है ना कि भारत के संविधान में हमने एकात्मक फीचर भी लिया है और संघात्मक फीचर भी लिया है। तो इसी चीज़ को देखकर लोग कहते हैं ये अर्ध संघात्मक है। ठीक है, तो अर्ध संघात्मक है, बात क्लियर। अब अर्ध संघात्मक किसने कहा है? तो केसी वेयर ने कहा है। यदि आप नेट का एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस से देते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बता देंगे केसी वेयर ने कहा है। ठीक है, ये बात फैक्ट के रूप में आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपसे दूसरी लाइन क्या कह रहा है, मतलब ये लाइन तो सही हुई ना कथन, तो हमने कहा हाँ कथन तो सही है, तो कथन सही हुआ तो सी सही हुआ, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा गलत हो गया। अब दूसरी लाइन पढ़ो, कारण कह रहा भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। दिल पे हाथ रख के मुझे एक बात बताओ, क्या अर्ध संघात्मक का उत्तर यही है न्यायपालिका? नहीं सर, मतलब यहां अर्ध संघात्मक की बात हो रही, यहां न्यायपालिका की बात हो रही। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कथन की व्याख्या कारण नहीं है, कथन की व्याख्या कारण नहीं है, तो ये अपने आप कट गया। हाँ सर कट गया। अगली चीज, ये मुझे बताओ क्या भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है? सर है। तो जब न्यायपालिका है तो ये तो गलत हो गया ना, यहाँ तो गलत पूछ कह रहा है, लेकिन हमको पता है तो सही स्टेटमेंट है, तो ये तो कट गया। मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, तो ए आर सही है, लेकिन क्या व्याख्या है? नहीं, व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन आपकी यहाँ सही होगी, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। समझ गए मेरी बात? अब यहाँ पे क्या हो सकता था जो आपके मन में चल रहा होगा खुरापात कि सर फिर सही कैसे हो सकता था? तो सही एक तरीके से हो सकता था। कैसे? आपको यहाँ पे अर्ध संघात्मक की बात की है, ठीक, तो यहाँ पर आपको दे देता संघात्मक की विशेषता न्यायपालिका, यहाँ पे लिखा है न्यायपालिका, आप कर लो। ठीक है,
आपको यहाँ पे दे देता संघ की विशेषता और बोल देता कि न्यायपालिका ये संघ की व्यवस्था है। समझ गए? तो आप कह सकते थे कि हाँ ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट रूप से इसने दिया है और अर्ध संघात्मक व्यवस्था। देखो आपको देखने में ही समझ में आ जा रहा है। जैसे सपोज करो ये क्लास है यूपीएससी की, ठीक है, और मैं यहाँ पे बातें आपसे करने लगूँ प्यार मोहब्बत की, तो आप क्या कहोगे? मास्टर टॉपिक से भटक गया। सीधी सी बात है ना। और आप कहोगे कि मास्टर ने लिंक करना गलत कर दिया। लिंक जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे क्या, मैं उनमें से एक था। जब एकेडमी हमने 2021 में शुरू की थी तो मुझे भी इतनी अकल नहीं थी कि चीज़ों को एग्जाम्पल के रूप में कैसे देते हैं। और आप जब हमारी 2021 की क्लासेस देखेंगे तो उन क्लासेस में 85% एग्जाम्पल्स जो होंगे वो कपल्स पे आधारित होंगे। और आज की आप क्लासेस देखेंगे, 2024 के सेशन की क्लासेस देखेंगे तो आपको इसमें 80% जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आपके टॉपिक से होंगे। इजूल फिजूल की बातें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अब परिपक्वता आ गई है। उस समय स्टार्टिंग थी पढ़ाने की, उस समय समझता था आप भी बच्चे हो और हम भी बच्चे हैं। अब मुझे समझ में आता कि आप बच्चे नहीं हो और हम भी बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ वो टॉपिक से रिलेट करके देता हूँ, चाहे ट्रंप से या उत्तर प्रदेश सरकार से या प्रधानमंत्री मोदी जी से, है ना, या भारत की प्रशासनिक व्यवस्था से। तो आप समझ जाते हो कि हाँ मास्टर ने सही एग्जाम्पल दिया। और मैंने अगर जो ही अलग दिया तो आप कह दोगे कि कहाँ की बात मास्टर कहाँ ले गए। तो वही इन प्रश्नों में होता है, कथन और कारण में। आपको बस ये देखना है कि जो बात यहाँ लिखी है क्या उससे रिलेटेड कोई बात यहाँ लिखी है। और ये प्रश्न केवल वही कर सकता है जिसकी कॉम्प्रीहेंड करने की कैपेबिलिटी है। और कॉम्प्रीहेंड कैसे करना है यह आपने हमसे कॉम्प्रीहेंशन की क्लासेस में सीखा हुआ है। ठीक है, वहाँ आपको पता है कि कॉम्प्रीहेंशन में अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, वहाँ आपको पता है कि किस तरीके से हमें उत्तर निकालना होता है। ठीक, तो आपको यहाँ का उत्तर पता चल गया। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई। ये यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ लीजिए कि स्वतंत्र, एकीकृत व निष्पक्ष न्यायपालिका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो केसी वेयर का स्टेटमेंट है। देखो हो सकता है आगे चल के यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ ले, है ना, कि प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा, संवैधानिक उपचार को किसने आत्मा कहा, किसने इसको जन्मपत्री कहा, किसने कुंडली कहा, है ना। ये सब मैं आगे वैसे कराऊंगा क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। तो अभी से जो जो मिल जाए आपको कि केसी वियर ने क्या कहा, टैनोबी ने क्या कहा, अर्नोल्ड ने क्या कहा, वो सब बताता रहूँगा। ठीक, चलिए आगे की क्लास देखते हैं। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। और आपको पता है कि मास्टर ने जानबूझकर फैक्चुअल तो नहीं दिया होगा, है ना। इसमें कुछ ना कुछ तो मास्टर का झोल होगा ही होगा। तो वही चीज़ है। क्या कह रहा है? कह रहा भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बता रखा था कि 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और ये भी बता रखा था कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको पिंगली वेंकैया ने बनाया था। बाकी राष्ट्रीय ध्वज पे एक डेप्थ में क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, और वो क्वेश्चन वास्तव में आया था हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर। मोदी जी ने उसको 2022 में शुरू किया था, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे 2023 में पूछा था क्योंकि उसको पता था कि 2022 में सबको आता है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता आपसे क्वेश्चन और ज़्यादा गहराई में आएगा। तो आपको बस इतना बेसिक यहाँ पता होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं बाकी डेट्स की। ठीक है, तो ये 22 जनवरी जो 1950 है इसका कोई हमसे संबंध नहीं है। ठीक है, आप इस 22 जनवरी 1950 को हटा सकते हो। और जहाँ तक मुझे याद है शायद ये 22 जनवरी की जो डेट है आज की डेट में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड है ना। तो आप ये एक रूप में याद कर सकते हो। और बाकी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपदा पुरस्कार को लेकर भी ये रिलेटेड है ना, उसमें भी आप याद कर सकते हो। बाकी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 की जो ये डेट है काफ़ी तरह से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे 3 काम हुए थे जो सबसे बड़े थे। ठीक है, पहला काम क्या था, इसमें हमने राष्ट्रीय गान लिया। ठीक है, ध्यान रखना ये राष्ट्रीय गान है या कहें राष्ट्रगान। ठीक है, यही जनगण मन। ठीक, इसी समय हमने क्या लिया, राष्ट्रीय गीत लिया। आपको बता ही रखा हूँ कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में डिफरेंस क्या है। आपको ना पता ये ऊपर का वीडियो यहाँ पे देख लीजिए थंबनेल पे। ठीक है,
आपको बता रखा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा बांग्ला में है कि संस्कृत में है, आनंद मठ से है, सन्यासी विद्रोह से है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 पद हैं कि 3 पद हैं कि 2 पद हैं, भारत की एकता और अखंडता की बात करता है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता की बात करता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें रिमाइंड हुई होंगी, ठीक है। अगली बात कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को चुनाव हुआ था। अब 24 जनवरी 1950 को ही क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान बन गया था। तो जब संविधान बन गया उसमें प्रोविजन आ चुके थे, तभी तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना। तो ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान को अंगीकृत किया गया, राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव, तो आप बताना कि पहले अंगीकृत हुआ था फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और इसके बाद आम चुनाव हुए थे, ठीक है। तो ये 3 बातें 24 जनवरी की हैं। आपको ये तीनों की तीनों बातें क्या करनी है, याद रखनी है, आपको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लेकर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में ली थी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अब सीक्वेंस बनाएगा। क्या सीक्वेंस? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रीय गीत, ठीक। तो आप कहना कि हाँ ये दोनों, तो वैसे तो नीचे वाला एक साथ नहीं देगा क्योंकि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति का निर्वाचन तो सेम हो गया, ये लाइन हटा देगा आपको, है ना। यह संविधान सभा का गठन, ठीक, ऐसे दे देगा मान लो, ठीक। तो आप बताना संविधान सभा का गठन पहले हुआ था क्योंकि दिसंबर 1946 में हुआ था। फिर आप बताना कि राष्ट्रध्वज आया था, फिर आप बताना कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली थी और फिर आप बताना कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, ठीक। तो ऐसे चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बाकी ये मैंने आपको बता ही रखा है, ये आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे आप लिख लेना संविधान सभा कब बनी थी, 1946 में, शायद 9 दिसंबर को, ठीक। और 13 दिसंबर को शायद हमने वो प्रस्तावना को अपनाया था, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, सिंपल है और आपको पता भी है, इसका आंसर आपको आता भी होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर निकालिए और देखते हैं कि आप कितना पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अगर इसका आंसर आपने सही कर लिया तो आप ये मान कर चलिए कि पीछे की 8 क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया वो आपके दिमाग में गई हैं, ऊपर से नहीं निकली हैं, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके देखते हैं आप में से कौन कौन आंसर निकाल पाता है। चलिए, उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। पहली लाइन, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। आप में से अधिकांश बच्चे कहेंगे हाँ सर सही है सर, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अरे मेरे लाल, क्यों ऐसी गलती करते हो? मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भारत का संविधान कभी भी परिभाषित नहीं करता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस के जरिए बताया है और पहली बार केशवानंद भारती के अंतर्गत आया है। तो ये बात तो भारत के संविधान में निहित ही नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, कट। आप कहोगे मास्टर ये क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब ये गलत हो गया। अब देखो अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। आप मुझे एक बात बताओ, न्यायिक पुनर्विलोकन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्या ये भारत के संविधान में नहीं था या सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में अडॉप्ट किया है? तो साहब इसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अडॉप्ट किया, न्यायिक पुनर्विलोकन। यह हमारे संविधान में नहीं था। अगर संविधान में होता तो जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने जो आपातकाल लगाया था या उन्होंने उसके पहले जो बहुत सारे कानूनों पे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, या आप कह सकते हो कि उन्होंने जुडिशरी की वॉट लगा रखी थी एक तरीके से, है ना, वो सब ना हुआ होता, ठीक। तो ये बात आप, और वैसे भी न्यायिक पुनर्विलोकन का जब आप चैप्टर पढ़ते हो 70 और 80 के दशक में ये व्यवस्था आई। तो ये लाइनें याद रखा करो, इन लाइनों के बहुत बड़े बड़े मर्म होते हैं। जब मुझसे कोई कहता है ना कि मुझे पॉलिटी आती है, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ सकता हूँ, तब मुझे बस हंसी आती है। आप अगर लक्ष्मीकांत, सोचो आप क्या कह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको संविधान की किताब का अर्थ आता है और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान की वो पुस्तक है
और उसी पुस्तक को बेस बनाकर आज बड़े बड़े वकील जज बने बैठे हैं। बड़े बड़े लोग आज एक एक शब्द को एक्सप्लेन करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और आप कह रहे हो कि आपको पढ़ना आता है किताब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार किसी शिक्षक की क्लास अवश्य करना जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हो। ठीक, तो ये लाइन ध्यान रखना कि भारत के संविधान में ये बात नहीं की गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको समय समय पर एक्सप्लेन किया। तो मतलब ये लाइन भी क्या हो गई, गलत। तो ये भी हमारा कट गया। तो सही क्या है, कोई भी नहीं। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, कोई भी कथन हमारा यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता हो। शब्द को परिभाषित नहीं करता, ये आपको पता हो। ठीक है, अतः यहाँ पे उद्देश्य का संबंध, लेकिन इस पर कुछ शर्तें आरोपित हैं। शर्तें आरोपित का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि इन्होंने ये बताया कि पूरी तरह से मतलब निर्विवाद नहीं है। ठीक है, उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन संभव तो है, लेकिन शर्तें लगती हैं कि हर चीज़ का आप न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हो, तो आपको पता होगा कि जब सलाह दी जाती है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होता है ना। राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं उन पर भी न्यायिक पुनर्विलोकन थोड़ा कम होता है, और ये फिर और ज़्यादा डिटेल डेप्थ की बात हो गई। मतलब उस पर हमें नहीं जाना है, हमें बस इतना ही सोचना है कि हाँ, भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन को व्याख्यायित नहीं किया गया पूरी तरीके से। ठीक, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई, आज के क्विज पसंद आए। आपको ये भी पता चला कि हाँ, किस तरीके से आपके साथ में धोखा यूपीएससी कर सकती है प्रश्नों के रूप में। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि अभी हमारा 9वां पार्ट है, अभी एक तरीके से 45 क्विज है। ठीक, और आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। अगर आप इसी यात्रा को आगे इसी तरीके से चलाएमान रखेंगे, और जो हमारा टारगेट है 11,000 प्लस क्विज का, सोचो आपकी क्या हालत होगी। ऑटोमेटिक सब कुछ आपकी ज़ुबान पे होगा, और आपको 1,000 तरीके पता होंगे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन गलत करा सकती है। ठीक, तो इसलिए इस सीरीज को आप क्विट मत करना, इसको लगातार आप देखते रहिए, और हो सके तो आप इस क्विज में इनरोल हो सकते हैं श्री आईएएस एकेडमी के ऐप पर। वहाँ आपको इसकी ज़्यादा संख्या में क्लासेस मिलती हैं। आप में से जिन बच्चों को ना पता हो, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी मिलती है, आप पीडीएफ के जरिए आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऐप है, और यहाँ पे डेली क्विज के सेक्शन में आप जहाँ ही प्रेस करेंगे आप इसके सभी कोर्सेज पे आ जाएंगे, चाहे तो मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट मेडवेल, ठीक है, उन पे आप कवर कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि 21 अक्टूबर से ये सीरीज हमारी न केवल ऐप पर बल्कि यूट्यूब चैनल दोनों पर अवेलेबल है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये आती है ऐप पर पॉलिटी की क्लास, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंशिएंट और मेडवेल, मतलब पॉलिटी के साथ साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में मॉडर्न की भी आती है। ठीक, तो उम्मीद है क्लास पसंद आई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।